गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आईसीआई के स्टेट मटेरियल से इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि इंडिया में किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, टोटल इनकम के कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं। हम इसी को आगे करते हैं। पेज नंबर 16 तक हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 17 पे अब आपको टैक्स की रेट्स बता रखी कि इंडिया में कौन सी रेट से टैक्स लगता है, कौन सी इनकम पे लगता है। तो अगर हम इसे अभी पढ़ेंगे तो इसे मगअप करना बोला जाएगा, नहीं रटना बोला जाएगा, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी कि रिबेट क्यों दी जाती है, सरचार्ज क्या होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्यों होता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से पूरा टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर आएगा, उसमें चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। अभी अगर कैलकुलेशन करना सिखाया जाए तो उसे आप रटना बोलेंगे कि भाई एडवांस टैक्स क्या होता है, टीडीएस के प्रोविजंस क्या हैं। तो हम इसको टॉपिक को यहाँ पे रीड नहीं करेंगे। जब हम पूरी 5 हेड्स क्लियर कर लेंगे तब हमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी कौन सी इनकम पे किस रेट से टैक्स देना होता है, कुछ स्पेशल इनकम होती है। तो अभी हम इन टॉपिक्स को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, राइट। फिर पेज नंबर 20 पर है रिटर्न ऑफ इनकम। इसे समझ सकते हैं, जैसे आगे भी आएगा एक चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम का। रिटर्न ऑफ इनकम में जैसे आईटीआर फाइल करना, मार्केट में सुनते हैं कि मुझे अपनी आईटीआर भरवानी है। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, वो इसी चीज़ की बात है। इसका मतलब होता है कि जब आप इनकम अर्न करते हैं साल में, तो आपको उसकी डिटेल देनी होती है टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या कौन कौन सी इनकम से आपने कमाया। आप पढ़ चुके हैं हेड्स ऑफ इनकम लास्ट क्लास में कि एक सैलरी होता है हेड, अगर मालिक नौकर का संबंध है, एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो सैलरी हेड लगेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी, अपना कोई मकान आप किराए पे देते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा। अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो बीएनपी हेड लगेगा। अगर कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, लैंड, बिल्डिंग, शेयर वगैरह, ज्वेलरी, तो इन्हें आप कैपिटल गेन देना होगा। और बाकी इनकम अदर सोर्सेज में आती है, राइट। इन 5 हेड्स के टोटल को आप बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसमें से कोई डिडक्शन देते हैं टैक्स वाले, उन्हें लेस करने के बाद आपको टोटल इनकम पे टैक्स देना होता है। तो आपको ये सारी डिटेल एक फॉर्मेट में बतानी होती है। फॉर्म्स बता रखे हैं टैक्स वालों ने, अलग अलग फॉर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ फॉर्म। मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे लिए अलग होगा, कंपनी के लिए अलग होगा। तो उस फॉर्म में आपको डिटेल देनी होती है टैक्स वालों को, कहाँ से कमाया, कितना टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना पेंडिंग है, एक्सेट्रा। तो उसे हम बोलते हैं आईटीआर फाइल करना, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, राइट। पढ़नी द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन मतलब इंक्लूड्स प्रोविजंस, इसमें दे रखे प्रोविजंस, प्रावधान फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम कि कैसे आप रिटर्न फाइल करेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम इज द फॉर्मेट, एक फिक्स फॉर्मेट है इन विच द असेसी फर्निश इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देते हैं एज टू हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, कि आपकी इनकम कितनी है और टैक्स कितना बनता है। द फॉर्मेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिफरेंट असेसी, असेसी मीन्स अभी पढ़ेंगे मीनिंग आएगा, टैक्स पेयर समझ लें अभी तो, कि जो टैक्स पेयर है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपनी डिटेल देता है, जो कि नोटिफाई किया है सीबीडीटी। सीबीडीटी आप पढ़ चुके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में 2 बोर्ड बनाए गए हैं, एक तो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स के मैटर्स को रेगुलेट करता है और इनकम टैक्स सीबीडीटी का ही पार्ट है। एक है आपका सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, जो जीएसटी और कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस के मैटर देखता है। The particular of income earned under different heads, gross total income, deductions from gross total income and tax payable by assessee are required to be furnished। आपको ये सारी डिटेल देनी होती है in the return of income में, ITR में। In short, a return of income is the declaration of income। आप डिक्लेरेशन दे रहे कि हाँ इतनी मेरी इनकम है by assessing the prescribed format। द एक्ट हैज़ प्रिस्क्राइब ड्यू डेट, ड्यू डेट भी बता रखी किस आदमी को कब तक रिटर्न भरनी होती है इनकम। इन केस ऑफ डिफरेंट असेसी, अगर ऑडिट ज़रूरी नहीं है तो आप 31 जुलाई तक रिटर्न भरेंगे। तो ऐसे अभी आप पढ़ेंगे, इसमें रिटर्न फाइलिंग की डेट्स भी डिपेंड करती है कि कौन से असेसी किस कैटेगरी में आएगा और कब वो रिटर्न भरेगा। कंपनीज एंड फर्म हैव टू मैंडेटरी फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट। हर किसी को ड्यू डेट से पहले ही भरनी होगी रिटर्न, अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। अदर एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू फुलफिल सर्टेन कंडीशन। ठीक है, आप कुछ कंडीशन भरने के बाद भी आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भर सकते हैं। ड्यू डेट मतलब एक डेट बताई टैक्स वालों ने कि इस डेट तक आपको अपनी डिटेल देनी होगी इनकम की। अगर आप उसमें से बाद में देंगे डिटेल तो ऑब्वियसली आप पे इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। हर एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी जाती है जनरली आपको, क्योंकि हर एक्ट में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका जनरल मीनिंग कुछ और हो सकता है, आम बोलचाल में आदमी को उसे और समझ रहा है, पर उस एक्ट में उस
वर्ड का मीनिंग कुछ और हो सकता है। इसे उस एक्ट को समझने के लिए कोई डेफिनेशन दी जाती है, टर्मिनोलॉजी। जैसे आपको कंप्यूटर समझना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि माउस किसे बोलते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, राइट। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी कुछ यूज़ होती है किसी भी कानून को बनाते समय, आपको उन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग समझना होता है। अगर आप उन टेक्निकल वर्ड्स को, टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे तो आप उस एक्ट को नहीं समझ सकते। इसी हर एक्ट में सेक्शन 2 में जनरली डेफिनेशन दी जाती हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर आपको किसी भी कानून के एक्ट को समझना है, प्रावधानों को समझना है, वन मस्ट हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ सर्टेन की टर्म्स। आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में पर्सन किसे बोलते हैं, एसएससी कौन होता है, इनकम टैक्स के इनकम क्या होती है, एक्सेट्रा। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म वी हैव टू फर्स्ट चेक वेदर दे आर डिफाइन इन द एक्ट। पहले हम ये चेक करते हैं क्या इनका मीनिंग डेफिनेशन इनकम टैक्स में दे रखी है। अगर कोई टेक्निकल वर्ड है जिसका मीनिंग इनकम टैक्स में नहीं है तो फिर आप जनरल मीनिंग लेते हैं, डिक्शनरी से लिया जाता है उसका मीनिंग। टर्म डिफाइन इन द एक्ट, सेक्शन 2 गिव डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म्स एंड एक्सप्रेशन यूज देन। सेक्शन 2 में डेफिनेशन होती हैं, टेक्निकल वर्ड्स की मीनिंग होते हैं। इफ अ पर्टिकुलर डेफिनेशन इज गिवन इन द एक्ट इटसेल्फ, अगर डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखी है, वी हैव टू बी गाइडेड बाय दैट डेफिनेशन, तो हम उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मीनिंग निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परक्यूजिट्स हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ऑफ सैलरी। परक्यूजिट अभी आप आगे पढ़ेंगे। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे के अलावा कुछ और बेनिफिट्स देता है, पर्क्स देता है, तो उन्हें परक्यूजिट्स बोलते हैं। जैसे आपको गाड़ी दे दी, आपके घर में कुक अपॉइंट कर दिया, रहने को मकान दे दिया, एटसेट्रा, तो इन सबको परक्यूजिट्स बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो वो क्या क्या होते हैं, उन पर कैसे टैक्स लगता है, ये टैक्स वालों ने डिफाइन कर रखा है, सैलरी वाले चैप्टर में आप रीड करेंगे। टर्म्स नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट, मान लीजिए कोई टेक्निकल वर्ड है जिसका इनकम टैक्स में तो मीनिंग नहीं बता रखा। इफ़ अ पर्टिकुलर डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द एक्ट, अगर कोई डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई है, रेफरेंस कैन बी मेड, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट का कि कोई दूसरे एक्ट में उसका कोई मीनिंग दे रखा है, या डिक्शनरी में मीनिंग दे सकते हैं। स्टूडेंट शुड नोट this point carefully because certain terms like dividend, transfer, etc. have been given a wider meaning in the income tax act. तो कई टेक्निकल वर्ड का मीनिंग वाइड दे रखा है इनकम टैक्स में, देन कॉमनली अंडरस्टूड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 बिलो। आपको ये डेफिनेशन दे रखी है, इन्हें आपको लर्न करना है, ध्यान से समझना है ताकि आप इनकम टैक्स एक्ट को समझ सकें। सबसे पहले एसएससी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, पहले रफली समझ लें फिर हम इसको रीड कर लेंगे। एसएससी को नॉर्मल बोलते हैं टैक्स पेयर, करदाता, हिंदी बोलते हैं करदाता, जो कर मतलब टैक्स, दाता मतलब देने वाला, तो एसएससी मीन्स टैक्स पेयर। अब जरूरी नहीं टैक्स पेयर ही को एसएससी बोले, 3 कैटेगरी हो सकती हैं समझने के लिए। एक होता है डायरेक्ट एसएससी, एक होता है इनडायरेक्ट एसएससी, और एक होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। डायरेक्ट एसएससी मतलब जो खुद अपनी इनकम पे टैक्स देगा उसे डायरेक्ट एसएससी बोलते हैं, राइट। जो खुद, जैसे आप जॉब लग गई आपकी, या बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आपको ये तो टैक्स देना है, राइट, तो आपको बोला जाएगा डायरेक्ट एसएससी। इनडायरेक्ट एसएससी मतलब डीम्ड एसएससी, ठीक है, मतलब कि अभी आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स, इसमें कुछ केसेस में आपको दूसरे की इनकम पे टैक्स देना होता है। फॉर एग्जांपल माइनर मतलब 18 साल से कम का कोई बच्चा है और उसको कोई इनकम हो रही है, तो ये रूल है इंडिया में कि अगर माइनर की इनकम होती है तो माइनर नहीं देगा टैक्स, उसके बिहाफ पर पेरेंट्स को देना होगा टैक्स, क्योंकि वो तो माइनर है। माइनर में एग्रीमेंट पे साइन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो माइनर साइन नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे गार्जियन को साइन करने होते हैं, पेरेंट्स को साइन करने होते हैं। तो माइनर रिटर्न फाइल कैसे करेगा जब उसमें कैपेसिटी नहीं मान रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट है, तो माइनर की जो भी इनकम है उस पर पेरेंट्स को देना होता है टैक्स। अब ये पूरा डिटेल में आप आगे ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन होता है कौन से पेरेंट्स को देना होगा, मम्मी देंगे या पापा देंगे। तो टैक्स में बता रखा है कि जो ज़्यादा कमाता है, अगर फादर ज़्यादा कमाते हैं तो माइनर की इनकम फादर के हाथों में क्लब मतलब ऐड हो जाएगी, और अगर मदर ज़्यादा कमाती है तो मदर के हैंड्स में क्लब हो जाएगी, क्लब मतलब ऐड हो जाएगी। तो अब फादर डायरेक्ट एसएससी तो नहीं है, वो किसी दूसरे के बिहाफ पे दे रहे हैं, तो फादर को बोला जाएगा इनडायरेक्ट एसएससी। तो क्या समझ में है, जब आप किसी दूसरे की इनकम पे टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं तो आपको टैक्स में इनडायरेक्ट एसएससी बोला जाता है, राइट।
अब हो गया असेसिंग डिफ़ॉल्ट, नाम से पता चला डिफ़ॉल्ट मतलब आपने कोई मिस्टेक करी है, कोई आपने लॉ तोड़ दिया, इनकम टैक्स का कानून तोड़ दिया। आपका वैसे टैक्स तो नहीं बन रहा, टैक्स बन भी सकता है, नहीं बन रहा, पर मान लेते टैक्स तो नहीं बन रहा, पर आपको कोई इंटरेस्ट देना है टैक्स डिपार्टमेंट को, या आपको कोई पेनल्टी देनी है, फ़ाइन देना है, कोई लॉ का वायलेशन किया, आपने कोई गलती की है, इस वजह से कोई भी चीज़ आपको टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है, तो आपको बोला जाएगा असेसिंग डिफ़ॉल्ट, कि आपने गलती की, दैट्स वाई आपको कुछ अमाउंट पे करना है, तो असेसी भी आपको भी बोला जाएगा। तो असेसी का मतलब वही नहीं होता जिसे टैक्स ही देना है, टैक्स के अलावा भी कोई पेनल्टी लगी है आप पे, कोई इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, अगर आपने देरी से दिया तो कोई इंटरेस्ट फाइन देनी है आपको, तो वो आपको असेसिंग डिफॉल्ट में बोला जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट असेसी जो खुद देगा टैक्स, इनडायरेक्ट असेसी जब आप किसी दूसरे के बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो आपको बोला जाएगा इनडायरेक्ट असेसी। और असेसी इन डिफ़ॉल्ट, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, कोई लॉ ब्रेक किया है, इनकम टैक्स एक्ट में कोई कानून तोड़ा है, तो आप पे कोई इंटरेस्ट फाइन पेनल्टी लग रही है, तो आपको असेसी इन डिफ़ॉल्ट बोला जाएगा। प्लस इसमें वो लोग भी आ जाएंगे, टैक्स में बोला कि जो ही नहीं आपका टैक्स ही बने, पर आपकी इनकम है जो कैलकुलेट की जा रही है, आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी आपकी इनकम जो है वो कैलकुलेट की जा रही है इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी इनकम, राइट। भले ही आपका टैक्स ज़ीरो बन रहा है, क्योंकि वो एक लिमिट है, जैसे 4 लाख तक इंडिया में टैक्स नहीं लगता मिनिमम। अगर आप 4 लाख कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना, अगर साल भर की इनकम आपकी 4 लाख रुपए से क्रॉस नहीं होती। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर एक बेसिक लिमिट है 4 लाख। अगर 4 लाख से ऊपर कमाएंगे तो टैक्स देना होगा, 4 लाख तक है एनुअल इनकम तो टैक्स नहीं देना होगा। पर आपकी इनकम जब कैलकुलेट की जाएगी तो आप टैक्स के तरीके से तो कैलकुलेट करेंगे कि टैक्स वालों ने जो फॉर्मेट बता रखा है आप वैसे ही अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, तभी तो पता चलेगा टैक्स देना है नहीं देना, राइट। तो अगर आपकी इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट की जा रही है तो भी आपको असेसी बोला जाएगा, भले ही आपका टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। हो सकता है आपकी इनकम 4 लाख से कम हो, पर कैलकुलेशन तो एज पर द इनकम टैक्स हो रही है, तो भी आपको असेसी बोला जाएगा। तो असेसी में केवल वही पर्सन नहीं आता जिसे टैक्स देना है, वो पर्सन भी आएगा जिसकी इनकम कैलकुलेट हो रही है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इन 1961, भले ही उसका टैक्स जीरो बन रहा है। क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं। असेसी मीन्स, हिंदी में बोलते करदाता, टैक्स पेयर। असेसी मीन्स अ पर्सन, इसमें वो आदमी आएगा बाय हुम एनी टैक्स, जिसके द्वारा कोई टैक्स और एनी अदर सम, देखिए एनी अदर सम लिखा है, टैक्स के अलावा एनी अदर सम क्या हो सकता है, कोई फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट हो सकता है, इज पेबल अंडर दिस एक्ट। बस सिंपल सा लिखा है कि कोई भी आदमी जिसे टैक्स देना है या कोई भी अमाउंट देना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, अंडर दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो असेसी है। इन एडिशन, इसके अलावा, इट इंक्लूड मतलब इसके अलावा ये लोग भी इस असेसी माने जाएंगे। यानी जिसे टैक्स पे करना है या कोई अमाउंट देना है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, वो तो है ही असेसी, पर इसके अलावा ये लोग भी असेसी माने जाएंगे। एवरी पर्सन in respect of whom any proceeding under this act has been taken for the assessment, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही, कोई कार्यवाही चल रही इनकम टैक्स में, उसका असेसमेंट हो रहा है, मतलब इनकम को कैलकुलेट किया जा रहा है किस ऑफ हिज इनकम, या तो उसकी इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स वाले, द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, या किसी दूसरे के बिहाफ पे आपको टैक्स देना था तो उस पर्सन की इनकम कैलकुलेट की जा रही है, ये चेक करने के लिए कि सही कैलकुलेट की है आपने, इनकम कहीं छुपाई तो नहीं है, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे। और द लॉस सस्टेन बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन, या कोई लॉस हुआ था तो आपने सही कैलकुलेट किया है नहीं किया कैलकुलेट किया, उससे कैलकुलेट किया जा रहा है। द अमाउंट ऑफ रिफंड, या कोई रिफंड बनता है आपका टू हिम और सच अदर पर्सन। सिंपल है। पहली कैटेगरी में ऐसा कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही, प्रोसीडिंग मतलब कोई कार्रवाई चल रही इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें क्या कैलकुलेट किया जा रहा है, या तो आपकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है। अभी आप पढ़ेंगे रीअसेसमेंट, कई बार टैक्सर को डाउट है कि आपने इनकम कम बताई है तो आपकी इनकम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी दूसरे के बिहाफ पे आपको टैक्स देना था पर आप टैक्सर को लग रहा है कि आपने इनकम फिर कम कर बताई है, या कोई डाउट है इनकम में तो कैलकुलेट कर रहे हैं, या कोई लॉस हुआ था, लॉस उन्हें लग रहा है आपने ज़्यादा बता दिया, क्योंकि लॉस से आपकी प्लस की इनकम कम हो जाएंगी। अभी आप आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कपड़े का भी बिजनेस है, क्लॉथिंग, और मेरा यूटेंसिल बर्तनों का बिजनेस है। कपड़े के बिजनेस में 10 लाख का लॉस हुआ और बर्तनों के बिजनेस में 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा 20 लाख और 10 सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ तो घटा सकते हैं आप एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस की इनकम में से घटा सकते हैं, तो आपकी इनकम 10 लाख ही मानी जाएगी और 10 लाख पे ही टैक्स लगेगा। वैसे 20 लाख पे लगना चाहिए टैक्स, क्योंकि बर्तन के बिजनेस से 20 लाख का प्रॉफिट हुआ,
पर आपको कपड़ों के बिजनेस से 10 लाख का लॉस हुआ तो टैक्स वाले बोलते हैं एक बिजनेस के लॉस को आप दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ मतलब घटवा सकते हैं, बाकी इनकम पे टैक्स देना होगा। तो उन्हें डाउट है कि 10 लाख का नहीं हुआ है लॉस, कम का हुआ है। उन्हें कई बार डाउट होता है टैक्स डिपार्टमेंट को, जानबूझ के आप लॉस ज़्यादा दिखा रहे हैं ताकि आपकी प्लस की इनकम कम हो जाए, तो वो आपका कोई लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या कोई रिफंड आपका बन रहा है कि भाई आप रिफंड, आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया तो आपका रिफंड बन रहा है, तो वो आपका रिफंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज़ डीम टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन दिस एक्ट। डीम मतलब आपको माना जा रहा है कि आप ही असेसी हैं, वैसे टैक्स किसी और को देना चाहिए पर आपको देना पड़ रहा है, तो डीम टू बी असेसी मतलब इनडायरेक्ट असेसी, आप किसी दूसरे के भी आप पे टैक्स दे रहे हैं या आपको असेसी माना जा रहा है। जैसे माइनर है, माइनर तो असेसी है डायरेक्ट, पर उसके भी पे आपको ही असेसी मानेगा टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि माइनर की इनकम पर आपको देना होगा टैक्स, तो आप डीम टू बी असेसी हैं। डीम मतलब माना जाएगा आपको। एवरी पर्सन हु इज़ डीम टू बी एन असेसिन डिफॉल्ट, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया, बताया था असेसिन डिफॉल्ट, आपने कोई लॉ तोड़ दिया, इस वजह से आपको कोई फाइन पेनल्टी देना है, तो फिर आपको असेसिन डिफॉल्ट बोला जाएगा, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एवरी असेसी इज अ पर्सन, हर असेसी एक पर्सन है, बट एवरी पर्सन नॉट बी एन असेसी, पर हर पर्सन असेसी नहीं, बिल्कुल। एवरी असेसी इज अ पर्सन, पर्सन मतलब जो टैक्स देता है, तो वो तो पर्सन हो गई असेसी, बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी असेसी, पर हर पर्सन असेसी नहीं होता, बिल्कुल। हर पर्सन टैक्स थोड़ी देता है टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है या आप ठीक है तो आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको असेसी नहीं बोला जाएगा। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तब भी आपको असेसी बोला जाएगा। जैसे आपको कोई अमाउंट देना है तो आप असेसी हैं, या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है जिसमें कोई आपकी इनकम को या आपके लॉस को या रिफंड को कैलकुलेट कर रहा है टैक्स डिपार्टमेंट, या दूसरे के भी पे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, डीम टू बी एन इनडायरेक्ट असेसी और डीम टू बी एन असेसी, तो ही आपको असेसी बोला जाएगा। पर अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप असेसी नहीं माने जाएंगे। क्लियर? एनी प्रॉब्लम एंड डाउट? अब सर ये पर्सन क्या होता है, यानी हर पर्सन असेसी तो होता है, ठीक है, हर असेसी एक पर्सन होता है, पर हर पर्सन असेसी नहीं होता है। जो ही नहीं आपका टैक्स बने रहा है, आपका टैक्स एक 4 लाख से नीचे है तो आपकी ना इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स वाले, ना आप किसी दूसरे के भी आप पे टैक्स दे रहे हैं, ना आप असेसी डिफॉल्ट है, तो आप टैक्स पे नहीं माने जाएंगे। क्लियर? अब असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मतलब जब आपकी इनकम को कैलकुलेट करा जाता है एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो उसे असेसमेंट बोलते हैं कि असेसमेंट किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। दिस इज द प्रोसीजर, ये वो प्रक्रिया होती है बाय विच द इनकम ऑफ एन असेस इज डिटरमाइन, जिसमें आपकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। इट मे बाय अ नॉर्मल असेसमेंट, एक तो नॉर्मल तरीका है जिसमें आप खुद ही अपनी इनकम कैलकुलेट करके टैक्स देते हैं, और कई बार होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट होता है कि आपने जो इनकम बताई वो कम बताई है, तो आपकी इनकम को रीअसेस करते हैं, दोबारा कैलकुलेट करते हैं, तो इसे रीअसेसमेंट बोलते हैं, बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ इनकम प्रीवियसली असेस। तो असेसमेंट का प्रोसीजर वो फाइनल में आएगा, सी फाइनल में, अभी डिटेल में इतना नहीं है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे केवल असेसी की डेफिनेशन लर्न करनी है, जो इंपॉर्टेंट है कि असेसी किसे बोलते हैं, टैक्स पेयर, करदाता। अब नेक्स्ट है पर्सन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए जब आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो पर्सन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो हम पहले रफली समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सन हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, जैसे मैं भी एक पर्सन हूँ और आप भी एक पर्सन हैं, राइट। पर टैक्स वालों ने पर्सन का मीनिंग ब्रॉड दिया है, राइट। पर्सन का मतलब क्यों नेचुरल पर्सन ही नहीं है, बहुत से लोग भी इसमें इंक्लूड हैं। तो अगर आप किसी 6-7 के बच्चे से पूछेंगे, 10th के बच्चे से पूछेंगे, तो वो क्या बोलेगा, मैं भी एक पर्सन हूँ, आप भी एक पर्सन है, वो तो यही समझता है। पर इसका मीनिंग इनकम टैक्स में ब्रॉड है, मतलब पर्सन में बहुत से और लोग भी आते हैं, ठीक है, इसलिए डेफिनेशन दी जाती है। क्योंकि अगर आप मार्केट में बोलोगे पर्सन, तो वो केवल नेचुरल पर्सन लेगा, जैसे मैं और आप, जिन्हें नेचर ने बनाया। पर पर्सन का मीनिंग ब्रॉड है, इससे डेफिनेशन दी गई है। देखिए, एक तो पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा इंडिविजुअल, सबसे पहले इंडिविजुअल। अब सर इंडिविजुअल कौन होता है? नेचुरल पर्सन को टैक्स में इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन से मैं और आप, जिन्हें नेचर ने बनाया है, वेदर मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, तीनों इस कैटेगरी में आएंगे इंडिविजुअल, जिन्हें नेचर ने बनाया है। क्लियर? दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू परिवार है। अब होता क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है,
देखिए, बिज़नेस खोलने के बहुत से तरीके हैं। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं किसी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ या किसी अनजान आदमी के साथ। आप कंपनी खोल सकते हैं, राइट? पर एक तरीका ये भी है कि आप हिंदू परिवार हैं तो आप एचयूएफ भी खोल सकते हैं। हिंदू परिवार एचयूएफ खोल सकता है और बिज़नेस कर सकते हैं। तो एचयूएफ को सर डिफ़ाइन कैसे करेंगे? क्वेश्चन उठता है एचयूएफ का मीनिंग कैसे बताएँगे? तो एचयूएफ क्या होगा, जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर, सब लोगों का बिज़नेस करना ज़रूरी नहीं, किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर मिलकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कर रहे हैं, तो जब वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, पैन कार्ड समझते हैं, जब आपको इनकम टैक्स देना होता है तो उससे पहले आपको पैन कार्ड नंबर लेना होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। तो एक फॉर्म आता है पैन का, उसमें वो हिंदू परिवार की टिक करते हैं। स्टेटस बता होता है कि आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, क्या है। तो एचयूएफ के स्टेटस पे टिक करते हैं। तो ऐसे हिंदू परिवार के बिज़नेस को एचयूएफ बोला जाएगा और फिर उन पे एचयूएफ के तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। एचयूएफ हिंदू परिवार किससे गवर्न होता है? इंडिया में हिंदू लॉ बना हुआ है। हिंदू लॉ, हिंदू लॉ बनाए किसने है? मनु ऋषि, जो ब्रह्मा की जो संतान है, बेटे हैं, उन्होंने एक हिंदू लॉ बनाया था कि हिंदू कैसे गवर्न होंगे, रीति रिवाज कैसे फॉलो होंगे, गोत्र कैसे मिलाएंगे, राइट? तो ये सब हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। तो हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा हिंदू परिवार पर और इस कानून के अकॉर्डिंग आप एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स वाले अलाउ करते हैं कि अब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एचयूएफ का एक सेपरेट स्टेटस माना जाएगा, उसे अलग दर्जा दिया जाएगा। तो हिंदू एचयूएफ क्या होता है, जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही बिजनेस करते हैं तो वो अलग से अप्लाई नहीं करते, फैमिली के नाम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, हिंदू परिवार के नाम से पैन कार्ड लेते हैं। तो ऐसे हिंदू परिवार को एचयूएफ का स्टेटस दिया जाता है, राइट? जैसे ए, बी और सी 3 भाई हैं। अब ये तीनों भाई एक साथ में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस ले सकते हैं। तो नाम देते हैं एबीसी एंड सन्स। एबीसी एंड सन्स जनरली ऐसे नाम होते हैं। अब सी मान लो जॉब भी करता है, पार्ट टाइम कहीं जॉब भी करता है, उसे वहाँ सैलरी मिलती है 4 लाख की। तो ये इसकी पर्सनल इनकम है सी की। इस पे परिवार टैक्स नहीं देगा, ये तो पर्सनल इनकम है। ये इंडिविजुअल के तौर पे पैन कार्ड लेगा टैक्स डिपार्टमेंट से और ये खुद टैक्स देगा 4 लाख पे। फैमिली का बिजनेस में से इनकम होती है 50 लाख। तो इस 50 लाख पे टैक्स देना होगा परिवार को। एचयूएफ के नाम से पैन कार्ड लेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और वो टैक्स पे करेंगे। क्लियर? तो ये होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये किसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड भी इनके साथ फ्रेंड है ई, वो भी जुड़ना चाहता है, इस फैमिली बिजनेस में जुड़ सकता है? नहीं। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू परिवार, परिवार के लोग ही मिलकर एचयूएफ फॉर्म कर सकते हैं। अगर कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ दूसरे लोग हैं, तो आप एचयूएफ का स्टेटस एक्वायर नहीं कर सकते। फिर आप पार्टनरशिप खोलिए। पार्टनरशिप में तो पार्टनर आप किसी को भी बना सकते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, अनजान आदमी। पर एचयूएफ में केवल हिंदू परिवार के लोग, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन है, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं परिवार के लोग, उन्हीं के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। एक तरह से ये भी पार्टनरशिप ही है, पर इसमें केवल हिंदू परिवार के लोग ही होंगे और कोई लोग नहीं शामिल हो सकते हैं इसमें। क्लियर? तो एचयूएफ क्या समझ में आया? कोई पूछ ले अगर आपसे क्या होता है एचयूएफ, तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक ही बिजनेस रन करते हैं और वो परिवार के नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन नंबर लेते हैं, तो ऐसे हिंदू परिवार को एचयूएफ का स्टेटस मिल जाता है। उसे हम एचयूएफ बोलते हैं और इसे एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है टैक्स में। यानी मतलब सेपरेट है, मेंबर्स को अलग माना जाएगा और एचयूएफ को अलग समझा जाएगा। परिवार की इनकम पर फैमिली के नाम से टैक्स जमा किया जाएगा। जैसे मान लो 50 लाख हुई इनकम, इसमें 5 लाख तो टैक्स दे दिया इनकम टैक्स को, 45 लाख बचा। अब ये जब आपस में परिवार में बटेगी इनकम, इस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप पूरी इनकम पे एक बार टैक्स दे चुके हैं परिवार की इनकम पे, राइट? तो आप टैक्स पे करने के बाद जब जो पैसा बचता है परिवार में, उसे आप मेंबर्स में अगर बांटेंगे तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, वरना डबल टैक्स हो जाएगा। आप परिवार की इनकम पे भी ले रहे हैं, फिर मेंबर से दोबारा ले रहे हैं टैक्स। तो एचयूएफ जो होता है, एचयूएफ जब पूरे बिजनेस पे टैक्स दे देता है, बिजनेस इनकम पे टैक्स देता है, तो टैक्स के बाद जो पैसा बचता है वो फैमिली मेम्बर्स में अगर बांटा जाता है तो उस पर दोबारा फैमिली मेम्बर टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पूरी इनकम पे टैक्स लग चुका होता है। क्लियर? तो इन पर्सन में इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ गई। अब क्वेश्चन उठता है सर लोग एचयूएफ क्यों खोलते हैं? पार्टनरशिप भी तो कर सकते हैं भाई मिलके, एचयूएफ क्यों खोलते हैं? तो अभी आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स की वजह से। एचयूएफ को इनकम टैक्स में ज़्यादा छूटें मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म। तो टैक्स बचाने के लिए कई लोग चोरी नहीं बोलेंगे इसे, टैक्स वालों ने खुद ही अलाउ कर रखा है कि आप एचयूएफ का स्टेटस ले सकते हैं, इसलिए लोग पार्टनरशिप की जगह एचयूएफ खोलना पसंद करते हैं।
पार्टनरशिप तभी खोलेंगे जब सारे लोग एक ही परिवार से बिलोंग नहीं करते, आपके फ्रेंड्स हैं तो आप एचयूएफ तो वैसे नहीं खोल सकते, तो फिर आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन होता है सभी लोग एचयूएफ बना सकते हैं? नहीं, ये मुस्लिम लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को एचयूएफ का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, पर सिख, बुद्धिस्ट लोगों को और जो जैन लोग हैं वो एचयूएफ खोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदू ही ट्रीट किया जाता है। क्लियर। थर्ड थर्ड हो गया फर्म। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, ठीक है। आप पार्टनरशिप फर्म खोल के भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म किससे बोला जाता है, कोई पूछ ले तो जैसे ABC, 3 लोग मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों को कॉमनली क्या बोला जाएगा, फर्म। यही लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, सभी पार्टनर्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है। सभी पार्टनर्स को कॉमनली फर्म बोलते हैं। और पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, सेक्शन 4 में दे रखी है पार्टनरशिप एक्ट में, कि जब कोई बिजनेस रन किया जाता है या तो एक पार्टनर के द्वारा या सभी पार्टनर्स के द्वारा जिसका प्रॉफिट वापस में बांटेंगे, तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। तो आप पार्टनरशिप भी खोल सकते हैं, और पार्टनरशिप फर्म को भी इंडिया में टैक्स इन होता है। पार्टनरशिप फर्म एक तो 1932 के अकॉर्डिंग ओपन हो सकती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, या आप LLP भी खोल सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अकॉर्डिंग। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008, इसे भी थोड़ा सा समझ लें, वैसे कॉन्सेप्ट पता ही होंगे। बिजनेस की लायबिलिटी या तो लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है। उससे क्या फ़र्क है दोनों में। अनलिमिटेड का मतलब है कि मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ये बिजनेस करता है, इसकी असेट है बिजनेस की 10 लाख। असेट मतलब जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देती हैं, इकोनॉमिक, वो असेट बोली जाती है। और लाइबिलिटी है इसके पास 15 लाख की। लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे, जो आपको पे करनी है। ये तो असेट है और ये लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी ड्यू हो चुकी है, मतलब आपसे पेमेंट मांग रहे हैं बार बार आपके लेनदार, क्रेडिटर, पर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, आप को के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, आप पैसे नहीं देंगे, आप पे टॉर्चर करा जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट में आप अपने आप को बैंकरप्ट, दिवालिया घोषित करवा सकते हैं। क्योंकि एक तो ये तरीका है, अगर आप ये बोलेंगे उनको कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा, तो उन लोगों को यही डाउट होगा हमेशा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, पैसे हैं फिर भी हमारे पैसे नहीं देना चाह रहा, ठीक है। तो आपके कहने से तो वो यकीन नहीं करेंगे। तो एक तरीका होता है कि कोई पर्सन अगर नहीं दे पा रहा है पैसे, तो वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो सकता है, कोर्ट के थ्रू डिक्लेयर हो सकता है। कोर्ट की बात पे तो विश्वास करेंगी क्रेडिटर, फिर कोर्ट सारी चीज़ें चेक करता है कि आपकी एसेट कितनी है, उसके बाद एसेट बिकवा के आपकी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करवाता है, ठीक है। तो कोर्ट होगा, कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करता है जिसे लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर मतलब एडवोकेट होगा या कोई लीगल पर्सन होगा जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड होगा। ये पर्सन क्या करेगा, सारी एसेट आपके अपने अंडर में ले लेगा, और फिर उनको एनालिसिस करके बेचना शुरू करेगा, और आपके क्रेडिटर्स का पेमेंट करना शुरू करेगा। तो आपके पास असेट तो है कम और लायबिलिटी है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली तो कोर्ट क्या है, आपको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकता है। बैंकरप्ट मतलब आप दिवालिया हो चुके हैं, आपके पास पैसे नहीं है अपनी ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। ये तो बिजनेस की बात है। अब एक ही पर्सनल प्रॉपर्टी भी है 20 लाख की, जहाँ ये रहता है, इसका पर्सनल घर है, तो कोर्ट अगर ये भी बिकवा सकता है अगर लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। और सोल प्रोप्राइटर केस में अगर आप अकेले बिजनेस करते हैं तो लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्लियर। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में बिजनेस की एसेट भी बिकवाई जाएंगी, और उसके बाद भी अगर पैसा कम पड़ जाता है तो आपकी पर्सनल एसेट भी बिकवाई जाएंगी आपके क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अगर लिमिटेड है लायबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी है, अगर किसी का भी आप पढ़ेंगे कंपनी, जैसे कंपनी है टाटा, रिलायंस, ठीक है, कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब होता है कि अगर बिजनेस की एसेट बेचने के बाद भी क्रेडिटर्स का पेमेंट कम पड़ जाता है, हाँ कम पड़ेगा, एसेट है 10 लाख की, लायबिलिटी है 15 लाख की, तो 5 लाख रुपये कम पड़ेंगे। तो आप मेंबर्स की पर्सनल एसेट नहीं बिकवा सकते, यानी शेयर होल्डर्स की पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जा सकती हैं। तो लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड। क्लियर। तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा, केवल बिजनेस के एसेट बेचने के बाद जो पैसा आएगा वही पेमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। आप पर्सनल एसेट नहीं बिकवा सकते हैं मेंबर की। और अनलिमिटेड लायबिलिटी में पर्सनल एसेट भी बिकवाई जा सकती हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन होता है सर, जब कोर्ट दिवालिया घोषित करता है किसी को, तो क्या सब कुछ बिकवा देता है, कुछ छोड़ता है? बिल्कुल। जैसे डे टू डे की खाने पीने की चीज़ें हैं उसके पास, वो छोड़ देगा।
कुछ बर्तन छोड़ देगा, कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो उसकी डे टू डे की चीज़ें वो छोड़ देता है। सब थोड़ी छीना जाएगा वरना वो मर जाएगा, राइट? तो कुछ चीज़ें छोड़ देता है कोड, जो आप ऐसे को डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। जो उसकी डे टू डे की नेसेसिटीज़ है, कुछ खाने पीने के बर्तन होने चाहिए, उसके बाद कुछ कपड़े होने चाहिए, वो कोड कंसिडर करके छोड़ देता है, बाकी हर चीज़ बिकवा दी जाती है। तो पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप फर्म, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अगर कल को पार्टनरशिप फर्म की एसेट बेचकर नहीं पे होती हैं लायबिलिटीज़, तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट बिकवाई जाएंगी। तो इसके लिए एक अलग से एक और कॉन्सेप्ट आया फिर बाद में, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक अलग से भी कानून बना। आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से कहीं पे भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, कोई भी कानून फॉलो करवा सकते हैं। एलएलपी का नाम से पता चल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं एलएलपी के अकॉर्डिंग, तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी अगर पर बिजनेस के एसेट बेचकर भी क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पाए, तो मेंबर पार्टनर की या मेंबर की पर्सनल एसेट नहीं बिकवाई जा सकती हैं। क्लियर? तो ये सब फर्क होता है एलएलपी। अगर आप एलएलपी खोलते हैं तो लायबिलिटी होगी लिमिटेड, पर अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं 1932 के अकॉर्डिंग, तो आपकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। क्लियर? एचयूएफ में मेंबर को क्या बोलते हैं बताना रह गया था, को पार्टनर। एचयूएफ में मेंबर को बोलते हैं को पार्टनर, ठीक है। फर्म में मेंबर को बोलते हैं पार्टनर। यहाँ तक कोई डाउट? तो पर्सन में एक तो इंडिविजुअल आ गया, नेचुरल पर्सन, मैं और आप, मैं भी टैक्स दूंगा। एचयूएफ आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप फर्म आ गई, पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी भी इंक्लूड है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंपनी। कंपनी आप समझते ही हैं, कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट है 1956 या उससे पहले कोई कानून है उसमें रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। कंपनी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंपनी पब्लिक भी हो सकती है, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है। तो अगर आप कंपनी खोलते हैं और कोई बिजनेस चलाते हैं तो प्रॉफिट होगा आपको, तो कंपनी उस पर टैक्स देगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो कंपनी को भी पर्सन माना गया है। कंपनी माइट भी गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी भी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाती है, जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, राइट, ऑयल इंडिया, राइट। पब्लिक कंपनी भी अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाती है, जैसे टाटा लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। तो सर पब्लिक कंपनी भी लिमिटेड वर्ड लगा रही है, प्राइवेट कंपनी को तो सर पहचानना आसान है, वो अपने नाम के आगे लगाती है प्राइवेट लिमिटेड। पर गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट भी एक पब्लिक कंपनी होती है और वो भी लिमिटेड वर्ड लगाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है? गवर्नमेंट भी पब्लिक ही होती है, पर कैसे पता चलता है कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी है, राइट? अब क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट कंपनी मानी कब जाती है? अगर किसी कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर, या तो मिनिमम 51% और उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर गवर्नमेंट एक्वायर कर ले किसी भी कंपनी के, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। मिनिमम 51% और मोर इक्विटी शेयर एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सच कंपनी विल बी कंसिडर एज ए गवर्नमेंट कंपनी, राइट। गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। अब गवर्नमेंट का मतलब दोनों है, या तो स्टेट गवर्नमेंट खरीद ली या सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद ली, या दोनों मिलकर खरीद ली। यानी 10% खरीद ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बाकी मान लेते हैं 50% खरीद लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, तो टोटल हो गए 60%। तो कोई ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बस सरकारों के पास होने चाहिए कम से कम 51% और मोर इक्विटी शेयर, तो ऐसी कंपनी को आप बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। अब सर पहचानेंगे कैसे? इसके लिए मुझे गवर्नमेंट कंपनी के ऑफिस में घुसना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे कि 51% शेयर खरीदे नहीं खरीदे? नहीं, ऐसा नहीं है। जनरली जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो अपने नाम के नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर देती हैं एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एन अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जैसे बीएसएनएल आप देखते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो इसके साथ ब्रैकेट में मेंशन है कि एन अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हर गवर्नमेंट कंपनी अपने साथ ब्रैकेट में मेंशन कर देती है, इससे पता चल जाता है कि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% और उससे ज़्यादा है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी आएगी। लिमिटेड वर्ड तो दोनों लगा रही हैं, टाटा भी लगा रही है और बीएसएनएल भी लगा रही है, पर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाता है ताकि पब्लिक को ईज़ हो जाए, आसानी हो जाए पहचानने में कि हम गवर्नमेंट कंपनी हैं। क्लियर? तो कंपनी को भी देना होता है इनकम टैक्स। फिफ्थ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑब्लिक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
शॉर्ट में बोलते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है समझने। जैसे मान लीजिए आप फ्रेंड्स हैं कुछ आपस में, मान लेते हैं आप 5 फ्रेंड्स हैं, कोई फेयर लग रहा है आपके कॉलेज में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में। फेयर समझते हैं मेला, कोई भी मेला लग रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, राइट। ये इवेंट 15 दिन चलेगा। तो आप सब फ्रेंड ने सोचा यार 15 दिन का इवेंट हो रहा है, काफ़ी लोग आएंगे, भीड़ होगी, तो अपन ऐसा करते हैं पैसे मिलाते हैं और कोई प्रोडक्ट वहाँ बेचेंगे, या तो खाने पीने की चीज़ होगी, या कोई गेम वगैरह, कोई गेमिंग जोन बना सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक स्टॉल बुक कराई, शॉप ली वहाँ पे एक छोटी सी उस फेयर में 15 दिन के लिए, और वहाँ पे आपने सोचा कि हम खाने पीने की चीज़ें बेचेंगे, हम फूड आइटम बेचेंगे। आप यहाँ खाना बेचेंगे, फूड आइटम। तो आप पहले लेके आएंगे सस्ती रेट पे होलसेल में, और फिर वहाँ पे प्रॉफिट ऐड करके फिक्स प्लस करके आगे बेचेंगे, राइट। अब मान लेते हैं 15 दिन में आपकी सेल होती है 60 लाख, 60 लाख सेल हुई। इसमें आपने एक्सपेंस हुए थे आपके, मान लेते हैं 25 लाख एक्सपेंस था जो खरीदने पे खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट जोड़ा आपने आगे बेचा, राइट। 60 लाख तो सेल तो का मतलब तो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें से कॉस्ट यानी खर्चा आपने घटाया, तो आपका प्रॉफिट हो गया 35 लाख। अब 5 लोगों ने मिलकर कमाए हैं 35 लाख रुपए 15 दिन में। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है इस पर टैक्स कौन देगा। ठीक है, 5 फ्रेंड के नाम ले लेते हैं, ABCDE। ये 5 फ्रेंड हैं, इन्होंने मिलके 15 दिन मेहनत की, 15 दिन में सामान बेचा, और इन्हें प्रॉफिट हो गया 35 लाख। अब जब टैक्स वाले पूछने आ रहे भैया टैक्स दो, तो ए बोल रहा है B से लो, B बोल रहा है C से लो, C बोल रहा है D से लो, E बोल रहा है A से लो। तो आपस में लड़ाई हो जाएगी ना, कौन देगा टैक्स। क्वेश्चन उठता है टैक्स कौन देगा। सब लोग बोलेंगे मैं क्यों दूँ, उससे लो, क्योंकि 5 लोग हैं इसमें। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा हो सकता है कई लोग बिना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिए किसी भी कानून में अनरजिस्टर्ड हुए आप बिजनेस कर सकते हैं मिलके। आपने कोई पार्टनरशिप फर्म तो नहीं खोली, वरना आप क्या करते। पार्टनरशिप फर्म को कैसे पहचानेंगे वो भी समझ लें। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म 1932 का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, राइट। पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक जो फर्म है, जो आपने नाम खोला, जैसे मान लें नाम रखा आपने A&B कंपनी, अपनी पार्टनरशिप फर्म का, जिसके नाम से आप बिजनेस करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। कंपनी खोलेंगे तो कंपनी का तो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन सेपरेट नंबर लेना होगा, आपको रजिस्टर कराना होगा लॉ के अकॉर्डिंग। पर पार्टनरशिप का तो सर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है ना, नहीं कराना। पर जो एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट तो बनाओगे ना कि कितना प्रॉफिट बटेगा आपस में, कैसे कौन क्या करेगा, सब कुछ, जिससे आप क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, याद है, याद होगा, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट डीड, इसमें लिखा होता है कि पार्टनर आपस में जो रिलेशन करेंगे वो कैसे होगा, कि प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट लेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक अलग से एग्रीमेंट बनाया जाता है, इसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। इस पे हेडिंग होती है पार्टनरशिप डीड और रजिस्टर्ड होती है। तो इससे पता चल जाता है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप खोली है, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, हेडिंग ही उसकी पार्टनरशिप डीड है, और वो नोटराइज यानी रजिस्टर्ड होती है, कोर्ट के पेपर पे बनती है, ताकि क्योंकि कल को फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप कोर्ट में सबूत दिखा सकेंगे, देखो ए को इतना देना था, बी को इतना देना था, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी नहीं है, पर पार्टनरशिप डीड को आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, और हेडिंग होगी पार्टनरशिप डीड। इससे पता चल जाएगा आपने पार्टनरशिप खोली है, राइट। पर इन लोगों ने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, यहाँ पर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी और ना वो रजिस्टर कराई थी। इन्होंने फिर क्या किया होगा सर, इन्होंने MOU जरूर बना होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप पार्टनरशिप नहीं खोल रहे हैं पर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो MOU बना सकते हैं। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक लीगल पेपर होता है, हेडिंग हो जाएगी MOU। इसमें भी टर्म्स कंडीशन लिखी होती है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कैसे होगा, एक्सेट्रा। आप पढ़ चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में 5 लोगों के बीच में कि हम कैसे कैसे डील करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, जो नहीं लिखित में हो आप ओरल भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड तो रिटन में ही होनी चाहिए, एडवाइस दी जाती है, तभी तो रजिस्टर्ड होगी, तभी तो कल को फ्यूचर डिस्प्यूट होगा तो पता चल जाएगा, राइट।
और एमओयू में भी एडवाइस दी जाती है कि रिटन में हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर मान लो रिटन में नहीं तो ओरल भी चलेगा। ओरल भी हो सकता है एग्रीमेंट मुँह ज़बानी, और रिटन में हो, पर रिटन में होना ज़्यादा बेटर होता है कि कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई आपस में लड़ाई हो जाए, तो अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसे आप पढ़ सकें कि पहले ही डिसाइडेड था, कोर्ट उसी के बेस पे डिसीजन देगा, राइट। तो अब इन्होंने पार्टनरशिप तो नहीं खोली, तो इन्हें पार्टनरशिप तो नहीं बोल सकते, तो टैक्स उन्होंने बोला फिर ऐसे ग्रुप को जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है और सारे नेचुरल पर्सन है ना इस ग्रुप में, जिन्हें नेचर ने बनाए, ABCD 5 फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब बताया था भी नेचुरल पर्सन, अगर कोई नेचुरल पर्सन है तो उसे टैक्स की लैंग्वेज में इंडिविजुअल बोलते हैं, मैं और आप। तो अगर कोई नेचुरल पर्सन है और वो कोई ग्रुप बनाते हैं और कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी इनकम कमाते हैं ग्रुप बनाकर, ठीक है, तो उन्हें टैक्स देना होता है। BOI के नाम से वो पैन कार्ड लेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हम तो नहीं ले रहे पैन कार्ड, हम टैक्स नहीं देंगे, राइट। टैक्स तो देना पड़ेगा। अगर इनकम हो रही है और इनकम आपकी उस लिमिट से क्रॉस हो रही है जो बताइए टैक्स उन्होंने कि इंडिया में इस लिमिट से ज़्यादा होने पर टैक्स देना होता है, तो आपको पैन कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। अब जब आप पैन कार्ड लेंगे तो किसके नाम से लेंगे, A अपने नाम से लेगा, B अपने नाम से लेगा, नहीं, इंडिविजुअल नाम से नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ग्रुप बनाया है तो आपको BOI के नाम से लेना होगा पैन कार्ड। अब क्वेश्चन होता है सर हमने तो 15 दिन ही काम किया, तो 15 दिन के लिए भी पैन कार्ड लेना होगा अलग से, ऑब्वियसली लेना होगा, ठीक है, भले ही आपने 1 घंटे ही काम किया। अगर आपने कोई इनकम अर्न की है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और टैक्स देने से पहले पैन कार्ड लेना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आप जब परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो BOI उसमें कॉलम होता है कि आप क्या हैं, आप इंडिविजुअल हैं, फर्म है, कंपनी, तो आप BOI के कॉलम पे टिक करेंगे और आपको BOI के नाम से ही पैन कार्ड मिलेगा जिस पे आप टैक्स देंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जब कोई नेचुरल पर्सन मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं और वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टनरशिप नहीं खोलते हैं, तो उन्हें BOI बोला जाएगा और उन्हें फिर भी टैक्स देना होगा अगर वो इनकम अर्न करते हैं तो। अब बात करते हैं AOP क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम से पता चल रहा है कोई पर्सन का ग्रुप। अब पर्सन की डेफिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं, पर्सन में अभी पढ़ा अपने, इंडिविजुअल भी आता है, HUF भी आता है, फर्म भी आती है, कंपनी भी आती है। तो अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जिसे लॉ सेपरेट मानता है, कानून कहता है कि इसे अलग माना जाएगा, मेंबर्स को अलग माना जाएगा, तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल का मतलब होता है इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में वो बंदा अलग समझा जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन को अलग समझा जाएगा। जैसे कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मेंबर्स अलग माने जाएंगे और कंपनी को अलग समझा जाएगा। जैसे रिलायंस है, तो ठीक है, रिलायंस है तो मुकेश अंबानी जी को अलग माना जाएगा और रिलायंस कंपनी को अलग कंसिडर किया जाएगा। एज पर लॉ कानून बोलता है कि कंपनी को पर्सन मानो। तो जो पर्सन है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन भी आ रहे हैं और नेचुरल पर्सन भी आ रहे हैं, राइट, पर्सन की डेफिनेशन में। जैसे मान लो टाटा कंपनी भी जुड़ जाती है 5 लोगों के साथ। टाटा कंपनी कहती है कि ठीक है हम भी पैसे मिलाते हैं और प्रॉफिट बाद में शेयर हो जाएगा। तो टाटा कंपनी भी जुड़ गई आपके साथ, इन 5 फ्रेंड के साथ टाटा कंपनी ने पैसे मिला लिए कि हम, मैं भी पैसे मिला लेती हूँ, आप भी पैसे मिलाइए, हम मिलके सामान बेचेंगे और प्रॉफिट बांट लेंगे बाद में। तो आपके ग्रुप में अब नेचुरल पर्सन तो है ही, एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, राइट, जिसे लॉ में रजिस्टर्ड है। तो आपके ग्रुप का बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरल पर्सन नहीं है, सारे आर्टिफिशियल भी है। तो आपके ग्रुप को बोला जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। आई होप समझ में आ गया होगा, वापस समझ लें। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल नेचुरल पर्सन ही मेंबर बन सकते हैं, पर अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है इसका मतलब है कि इसमें नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकता है। तो आपको AOP बोला जाएगा। और आप कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई इनकम अर्न करते हैं, तो आपको भी टैक्स देना होगा इंडिया में। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 6, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी समझते हैं, हर शहर में एक लोकल अथॉरिटी होती है जिसका काम है लोकल चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, सफाई करना, रोड्स की लाइटिंग लगाना एटसेट्रा, प्लॉट्स वगैरह बेचना, शॉप्स वगैरह अलॉट करना, तो इन्हें भी इनकम होती है। जैसे जयपुर में है JD, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बॉम्बे में बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली में DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर शहर में एक लोकल अथॉरिटी होती है जिसका काम होता है लोकल चीज़ों का मेंटेनेंस करना और प्लॉट्स वगैरह बेचना, मकान बेचना, दुकानें बेचना, राइट। तो लोकल अथॉरिटी को भी इनकम होती है, तो ये भी टैक्स देगी। ये नहीं बोल सकती कि हम तो गवर्नमेंट है हम नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स देना होता है। गवर्नमेंट कंपनी पड़ी तो थी ऊपर, कंपनी में गवर्नमेंट भी आती है, तो चाहे गवर्नमेंट हो तब भी आपको टैक्स देना होगा, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई इनकम हो रही तो टैक्स देना होगा। तो लोकल अथॉरिटी को भी अगर कोई इनकम होगी तो ये टैक्स देगी, इसे भी टैक्स उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और 7, इनके अलावा जो भी बच गया वो इस कैटेगरी में आएगा, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन। एनी अदर आर्टिफिशियल
जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल एक तो ये वर्ड हुआ, एक जुडिशियल वर्ड हुआ। अब सर इसमें क्या मतलब है? ठीक है, जैसे रोबोट होता है, रोबोट है तो ये आर्टिफिशियल तो है ही, क्योंकि इंसान ने बनाया, नेचर ने तो बनाया नहीं, तो आर्टिफिशियल हो गया, राइट। पर वो जुडिशियल नहीं है। कानून रोबोट को कोई अलग से आदमी नहीं मानता है, कानून इसे पर्सन की कैटेगरी में नहीं डालता है, तो ये नहीं आएगा इस कैटेगरी में, रोबोट। ठीक है, पर आगे बढ़ते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी लेते हैं, जैसे आपका कोई कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज ले लें, हॉस्पिटल ले लें, या कोई यूनिवर्सिटी ले लें। अगर आपको कॉलेज खोलना है, ठीक है, तो आपको इसे यूजीसी से परमिशन लेनी होगी, यूजीसी एक्ट अप्लाई होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, राइट। आपको बिना परमिशन के तो नहीं मिलेगा, आपको किसी एक्ट में रजिस्टर्ड कराना होगा। ट्रस्ट खोलना है तो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड कराना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी से अमूल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर कराना होगा। बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर कराना होगा, राइट। यानी कोई ना कोई लॉ आप पे लगेगा, उसी को फॉलो करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे और काम चालू करेंगे, राइट। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, जिसे कानून बोलता है कि आप इसे सेपरेट मानेंगे, उसे रजिस्टर्ड एंटिटी मानेंगे, तो वो सब एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएंगे। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ, एक, ठीक है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। और जुडिशियल है, जुडिशियल मतलब कानून उसे पर्सन मान रहा है, कानून ने उसे एक पर्सन का दर्जा दिया है। वैसे देखा जाए तो फोर्टिस हॉस्पिटल, ये तो एक नाम है, ये अलग से कोई आदमी थोड़ी है, कोई चलता फिरता थोड़ी है, पर कानून कहता है नहीं, फोर्टिस हॉस्पिटल कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है किसी लॉ में, तो ये आर्टिफिशियल है और जुडिशियल भी है। जुडिशियल मतलब कानून इसे दर्जा दे रहा है कि आप इसे पर्सन माने। तो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिससे कानून बोलता है एक सेपरेट एंटिटी माना जाएगा, तो वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। आपके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो मेरे ख्याल से टैक्स ने किसी को छोड़ा ही नहीं, सभी कवर्ड हो गए। ऊपर की 6 में जो आ गए वो तो ठीक है, उनके अलावा जो भी बच गए वो इस कैटेगरी में कवर्ड हो जाएंगे। तो ये सब एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उसी पर्सन की कैटेगरी में डाला गया है। क्लियर? तो आई होप आपको पर्सन की डेफिनेशन रफली क्लियर हो गई होगी। आर्टिफिशियल पर्सन कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, तो आप क्या बोलेंगे? इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। इसे कानून बोल दे कि भैया इसे पर्सन मानो, उसे मानना ही पड़ेगा। जैसे टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, तो टाटा तो एक नाम है, ठीक है, कोई चलता फिरता इंसान थोड़ी, पर कानून बोल रहा है नहीं आपको टाटा को तो भैया एक सेपरेट पर्सन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या हो गया? इन द आई ऑफ लॉ, जिसे कानून की नज़र में एक पर्सन माना जाता है, यानी उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो कोई चलता फिरता इंसान नहीं है, ठीक है, आप उसे देख नहीं सकते, पर उसके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं। यानी वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकता है, कोई उस पर केस कर सकता है, और ये भी किसी पे केस मतलब सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में कंप्लेन में जा सकता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसे कानून की नज़र में पर्सन का दर्जा दिया जाता है, उसे हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे कंपनी भी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोई ट्रस्ट, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, बैंक्स, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लॉ में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो ये होती है पर्सन की डेफिनेशन रफली पूरी। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि पर्सन की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन होता है पर्सन की डेफिनेशन दी क्यों, बताया था, यही लोग इंडिया में टैक्स देंगे। अगर इन लोगों की इनकम एक लिमिट को क्रॉस होती है तो यही लोग पैन कार्ड लेंगे और इनकम टैक्स देंगे, इसलिए पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। एक होता है इंडिविजुअल, जैसे मैं और आप, जिसे नेचर ने बनाया उसे इंडिविजुअल बोलते हैं। एक होता है HUF, जिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, जिस जब किसी हिंदू परिवार के 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर फैमिली बिजनेस करते हैं और वो फैमिली के नाम से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे हिंदू परिवार को HUF बोला जाता है। और परिवार के मेंबर्स को को पार्टनर बोलते हैं, मेंबर को को पार्टनर बोलते हैं HUF में। पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग काम कर रही है, LLP खोली है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग काम कर रही है, तो आपको भी पैन कार्ड लेना होगा। फर्म को अलग एंटिटी माना गया है, ठीक है, और फर्म में मेंबर को पार्टनर बोलते हैं। कंपनी, अगर आप कंपनी खोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पहले कोई कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी कोई पहले कंपनी एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई कंपनी खोली है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे सेपरेट पर्सन माना जाता है कानून के अकॉर्डिंग। कंपनी गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट कोई भी हो सकती है।
और कंपनी में मेंबर को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं। एसोसिएशन पर्सन होता है और एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई शॉर्ट में, और एओपी। बीओआई में केवल नेचुरल पर्सन मिलकर कोई ग्रुप बनाते हैं, बिजनेस कोई काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उन्हें टैक्स देना होगा। और एओपी में आर्टिफिशियल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं और नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकते हैं। लोकल अथॉरिटी जो होती है शहर की, अगर इन्हें भी कोई इनकम होती है तो टैक्स देना होगा। और इनके अलावा कोई बच गया तो वो एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मीन्स जो किसी न किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, जिसे कानून बोलता है किसी सेपरेट पर्सन माना जाएगा कि टैक्स की कैलकुलेशन करते समय, तो उन्हें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला जाता है। कंपनी तो खैर ऑलरेडी आ चुकी है, कोई ट्रस्ट है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। फिर आपने पढ़ लिया था असेसी। असेसी मतलब एनी पर्सन लायबल टू पे एनी टैक्स और एनी अमाउंट इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसा कोई भी आदमी जिसे कोई टैक्स देना है या कोई अमाउंट पे करना है एज पर इनकम टैक्स इन 1961 के अकॉर्डिंग, उसे असेसी बोलते हैं। असेसी में और ये भी इंक्लूड होते हैं, तो डायरेक्ट असेसी जो खुद अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट असेसी जब आप किसी दूसरे के बिहाफ पे टैक्स दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट असेसी जैसे माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स को देना होता है। और असेसी इन डिफॉल्ट भी आएगा अगर आपने कोई लॉ तोड़ दिया, कोई कानून तोड़ दिया इनकम टैक्स का, जिसकी वजह से आपको कोई पेनल्टी फाइन देना है, भले आपका इनकम टैक्स तो नहीं बन रहा, पर कोई पेनल्टी फाइन देना है, तो भी आपको असेसी बोला जाएगा, असेसी डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, तो हर पर्सन, लास्ट की जो लाइन आई थी, हर असेसी पर्सन होता है, क्योंकि पर्सन ही तो देगा टैक्स, राइट। पर हर पर्सन असेसी नहीं होता, कि हर पर्सन की टैक्स देना नहीं होगा ना। अगर आपकी एक लिमिट से कम है इनकम, तो टैक्स नहीं देंगे। तो ये जो लाइन आई थी इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक लाइन आई थी असेसी की डेफिनेशन में, एवरी असेसी, हर टैक्स पेयर एक पर्सन है, क्योंकि पर्सन ही देगा टैक्स, इन्हें बताया। बट एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी, पर हर पर्सन असेसी हुई जरूरत नहीं है। हर किसी की इनकम इंडिया में अगर उस लिमिट से क्रॉस नहीं हुई तो आपको नहीं देना होगा टैक्स। तो हर असेसी पर्सन तो होता ही है, क्योंकि पर्सन ही देगा टैक्स इंडिया में, पर हर पर्सन असेसी नहीं होता, हर पर्सन टैक्स पेयर नहीं होता। आई होप यहाँ तक कोई क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।